तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और जो है अपने निवेश को एक बेहतर जगह पर निवेश करने के लिए अपने पैसे को बेहतरीन जगह पर निवेश करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक रहेगा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसको आप एमटीएनएल के नाम से जानते हैं। दोस्तों एमटीएनएल के शेयर प्राइस में अभी एक महीने के दौरान अगर हम बात करें तो काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है। शेयर का प्राइस 43 रुपये से बढ़ करके 102 रुपये तक का चला गया था और अभी शेयर का प्राइस जो है उस 102 रुपये से घटते-घटते लगभग जो है 80 रुपये के आसपास आ गया है। तो दोस्तों इसे आप ऑपरेटर गेम बोल सकते हैं या कुछ भी जो है, जो निवेशक थे उन्होंने अपने खबरों के दम पर शेयर को खरीदना चालू किया और शेयर का प्राइस लगातार बढ़ता गया और जिन्होंने टॉप प्राइस पर खरीदे हैं आज वह व्यक्ति फंसा हुआ है और सोच रहे हैं कि अब इस शेयर में क्या किया जाए। तो दोस्तों अगर आप जो है कंपनी के बारे में जानने से पहले निवेश किए थे तो इस वीडियो के माध्यम से इस कंपनी के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा कि कंपनी करती क्या है और आगे जो है क्या हो सकता है। यह आप जो है आपका निर्णय रहेगा कि आपको शेयर को बेचना है कि खरीदना है कि क्या करना है। ठीक है, तो कंपनी के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। कंपनी की बात करें तो 1986 में कंपनी का शुरुआत हुआ था भारत सरकार के माध्यम से और इसका शुरुआत इस उद्देश्य से किया गया था ताकि दिल्ली और मुंबई के ग्राहकों को आसानी से किफायती दरों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान किया जा सके, जिसके वजह से कंपनी को 1997 में सरकार ने नवरत्न का भी दर्जा दिया था। इनके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो ज़्यादा दूर तक नहीं था, केवल दिल्ली और मुंबई तक ही सीमित था। इसके अलावा इसके पास जो जॉइंट वेंचर थे, इनके संयुक्त उद्यम थे, अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से कंपनी जो है और दूसरे जगहों पर व्यवसाय करती थी, जैसे कि महानगर टेलीफोन, मॉरिशस लिमिटेड, मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड, एमटीएनएल, एसटीपीआई आईटी सर्विसेज लिमिटेड, यूनाइटेड टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड नेपाल। ये सारी चीज जो इनके सहायक कंपनी है जिसके माध्यम से कंपनी जो है और दूसरे जगहों पर व्यवसाय करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले बीते 10 वर्ष की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र पर काफी ज्यादा प्रतिस्पर्धा हुआ है। जियो के आने के बाद सभी कम्युनिकेशन कंपनियां जो टेलीकॉम कंपनी थी उसका कमर टूट गया। उसी प्रकार से जो है इस कंपनी पर भी जो है बहुत गहरा असर पड़ा, जो कि भारत सरकार की कंपनी है एमटीएनएल। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो सन 2016-17 के पहले कंपनी के पास जो है 55.27% तक का जो है ग्राहक आधार था, लेकिन 2021-22 तक यह घट करके 38% रह गया और चूंकि ग्राहक आधार में कंपनी के पास कमी होता गया जिसके वजह से कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो भी बढ़ता गया, क्योंकि ग्राहक कम है, रेवेन्यू कम आएगा तो काम को चलाने के लिए पैसों की तो जरूरत पड़ता है जाएगा, तो जिसके वजह से कंपनी पर कर्जा बढ़ता गया और वित्त वर्ष सन 2022 तक कंपनी के कुल कर्जे की अगर मैं बात करूं तो 26,800 करोड़ रुपए तक का कर्जा हो गया। तो दोस्तों 26,800 करोड़ रुपए का कर्जा भी हो गया, रेवेन्यू भी बढ़ नहीं रहा है, जिसके वजह से कंपनी के पास जो आधुनिकीकरण करने के लिए जो योजनाएं थी उसको सफल करने के लिए जो पैसों की जरूरत था वो कंपनी जुटा नहीं पा रही थी, जिसके वजह से कंपनी का जो व्यवसाय है धीरे धीरे करके नीचे चलता गया। अब देखते हैं तो उस कंपनी का भी फंडामेंटली जो है इसका क्या स्थिति है उसके बारे में नजर डालते हैं। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल पर नजर डालें तो थोड़ा सा ओवरव्यू इसका देख लेते हैं। तो कंपनी के मार्केट कैप की मैं बात करूं तो अभी 4,982 करोड़ रुपए तक का मार्केट कैप है। करंट शेयर प्राइस की बात करूं तो 79 रुपए 1 पैसे 10 पैसे का जो है अभी शेयर प्राइस है। 52 वीक हाई जैसे कि मैं बताया था 102 रुपए, 52 वीक लो 19 रुपए है। तो इसके लो से अगर देखें कंपनी 19 रुपए से 102 रुपए तक गया, मतलब लगभग 5 गुना यह कंपनी हो गया। कंपनी लॉस में है, किसी प्रकार का प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा है, लेकिन शेयर का प्राइस जो है 5 गुना हो गया और अभी लास्ट मंथ में के दौरान अगर मैं बताऊं तो एक बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ता गया शेयर प्राइस और 43 रुपए से लगभग 102 रुपए तक पहुंच गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक का पी पर अगर नजर डालेंगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है कंपनी के पास जो है अभी अर्निंग रेशो है ही नहीं, क्योंकि कंपनी पूरा लॉस में है। कंपनी पे कर्जा की अगर बात करो तो अभी टोटल कर्जा जो है
30,141 करोड़ रुपए का कर्जा है। कंपनी के इंडस्ट्री पी की अगर बात करें तो 64 का पी है, तो कंपनी जो है अर्निंग कर ही नहीं रहा है, तो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ इस पर जो है दिखा नहीं रहा है, अभी वो डाटा हमारे पास है नहीं। और कंपनी का बुक वैल्यू भी जो है नीचे चला गया है, तो बिल्कुल जो है कंपनी जो है अभी किसी प्रकार का कहीं भी किसी भी नज़रिए से आप देखेंगे तो कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, पूरा वीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए -61.1% का जो इनका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है खुद नज़र आ रहा है कि कंपनी का जो फंडामेंटल बिल्कुल वीक है। किसी भी एंगल से जो है एक जो जानकार व्यक्ति है वो इसमें अपना पैसा जो है लगाने का नहीं सोचेगा, वो प्रयास नहीं करेगा। अब अगर इसके चार्ट पर भी अगर हम नज़र डालें तो चार्ट में भी आप देख पाएंगे कि कंपनी का जो शेयर प्राइस अचानक से ये 40-43 रुपए के पास से 100 रुपए तक जो है सफ़र किया, उसके बाद ये लगातार लोअर सर्किट जो है लग रहा है और अभी 79-80 रुपए के आसपास जो है कंपनी का शेयर प्राइस आ गया है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हुआ है ऑपरेटर के गेम की वजह से हुआ है। वो किसी न्यूज को जो भी न्यूज मार्केट में आता है उसके आधार पर लोग खरीदना भी चालू करते हैं और ऑपरेटर उस शेयर को और लगातार जो है ऊपर लेके जाते हैं, जिससे छोटे निवेशक जो होते हैं उस पर फंस जाते हैं और फिर उसके बाद फिर बड़ा निवेशक जो लगा हुआ जिन्होंने लगाया था वो अपना पैसा निकाल करके बाहर चला जाता है और जो छोटे निवेशक होते हैं वो फंसे रहते हैं। अब लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट लगेगा, आपका शेयर जो है बिक भी नहीं पाएगा और आपका पैसा फंस जाएगा। यहाँ पर जैसे कि अगर चार्ट के आधार पर अगर मैं देखूं तो चार्ट पर आपको कहीं भी आपको और सपोर्ट नज़र नहीं आएगा। अभी तो 80 रुपए है, यहाँ से और भी जो है पूरा गिरने के पूरे आसार है और यह शेयर आपको यहाँ से 80 रुपए से भी गिर करके 50 रुपए तक के लेवल तक आ सकते हैं और अगर ये 50 रुपए तक के लेवल को भी तोड़ता है तो यह शेयर आपको आराम से 35 रुपए के आसपास नज़र आएगा। तो दोस्त ये तो जो है न्यूज़ बेस्ड जो शेयर भाग गया। अगर आप प्रॉफिट में हैं, अगर आपने नीचे पे खरीदे हैं 30-35 रुपए या फिर 50-60 रुपए के आसपास भी खरीदे हो, तो मेरे ख्याल से जैसा ही मौका मिलता है आपको यहाँ से निकलना चाहिए और उसके बाद जब शेयर नीचे आता है तब आप जो भले इसमें निवेश का प्रयोजन बना सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आगे बढ़ेगा तब, क्योंकि किसी न्यूज़ बेस के आधार पर या गवर्नमेंट इस पर किसी प्रकार का रुचि लेता है तो डेफिनेटली जो है शेयर का प्राइस जो प्रॉफिट आए ना आए आगे तक जो है बढ़ेगा। लेकिन हर कंपनी का वैल्यूएशन होता है, वो उस वैल्यूएशन पे आ करके एक ना एक समय पर वो टिक ही जाता है। तो दोस्तों इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जो है अगर आपके पास ज़्यादा समय का नज़रिया है तो आप इस आधार पर कि सरकार इस कंपनी के लिए कुछ करेगा, इसके कर्जे के लिए कुछ करेगा, तो फिर आप जो है इस पर निवेशित रह सकते हैं। अदरवाइज़ अब बहुत सारे कंपनियाँ उस पे जा कर के निवेशित हों। अपने पैसे अगर मुनाफ़ा है तो मुनाफ़ा बाँधने की प्रयास करें, ज़्यादा जो है विचार ना करें। और अगर हम अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर देख देते हैं जिससे आपको और जो है क्लियर नज़र आ जाए, समझ आ जाए कि किस प्रकार से कंपनी जो है प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए, अभी जो है मेरे पास मार्च तक का डेटा है, अभी जिसके जून पहले क्वार्टर तक का रिजल्ट आया नहीं है, तो फिर अभी वो नहीं है मेरे पास। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके मार्च में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जो हुआ था वो 209 करोड़ का हुआ था। सेल्स जो हुआ था 209 करोड़ का हुआ था और 2021 में इसका जो सेल्स था वो 316 करोड़ था। मतलब देखिए सेल्स जो है बढ़ने के बजाय इस 3 साल के ड्यूरेशन में घटा है। तो जब सेल्स घटा है तो नेट प्रॉफिट कहाँ से बढ़ेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करो तो प्रॉफिट जो है पहले थोड़ा-सा था भी तो अभी और नेगेटिव में चला गया है। -36% है, पहले -29% था और नेगेटिव में इनका जो है नेट प्रॉफिट चलता गया। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चलता गया। अब इसके नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट पे भी आप नज़र डालिए। 2021 में इसका नेट प्रॉफिट वहाँ पर भी नेगेटिव था -602 करोड़। अभी नेगेटिविटी और बढ़ कर के कितना हो गया -784 करोड़। तो फंडामेंटल और को देखेंगे या फिर कंपनी का किसी भी प्रकार के प्रॉफिट को देखेंगे तो कहीं भी आपको किसी भी एंगल से नज़र नहीं आता है। तो आप अपने मर्जी से किस प्रकार से निवेश किए हैं ये आप ही जाने। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा नज़र डालूं कि किस किस व्यक्ति के पास यह जो है
शेयर्स अवेलेबल हैं। तो प्रमोटर के पास 56% है और ये प्रमोटर है भारत सरकार। तो भारत सरकार के पास काफ़ी बेहतरीन स्टेक है। उसी तरीके से डीआईएस की अगर मैं बात करूँ तो डीआईएस के पास भी जो है 13.63% तक का स्टेक है। तो ये सभी जिन्होंने भी इन्वेस्ट किए हैं वो यही सोच करके किए हैं कि आगे चल के इनको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा सोच के अगर आप लंबे समय का नज़रिया रखते हैं तो आप जो है डेफिनेटली इस शेयर पर बने रह सकते हैं और आगे चल के जैसे गिरावट आता है तो आप 50 रुपए के प्राइस के आसपास जो है एवरेजिंग कर सकते हैं। अगर लंबे समय का 5-10 साल का नज़रिया आपका है तब तक कि आपको अच्छा प्राइस में आपका एवरेजिंग रह सके। अगर भारत सरकार इस पर प्रयास करता है तो डेफिनेटली शेयर का प्राइस आगे और बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि बीच में न्यूज आया था कि इस कंपनी को एमटीएनएल को बीएसएनएल जो है एक्वायर करेगा। तो हो सकता है इस न्यूज से जैसे कि आगे बढ़ा है तो आने वाले समय पर सरकार और कोई कदम उठाता है तो शेयर का प्राइस डेफिनेटली आगे जा सकता है। तो अगर आप जो है प्रॉफिट बांधना चाहते हैं तो बांध सकते हैं, अदरवाइज जो है